का पॉलिटिक्स का हम लोग मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि आपको नंबर कैसे इम्प्रूव करवाए जाए और ऑब्जेक्टिव को हम लोग याद कैसे कर लें। तो हमें इतना ही है, और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर लगता है आप लोगों को कि नहीं कुछ फ़ायदा हो रही है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके और ज़रूर लोगों को पास भेजिए, और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। जितना आगे आप लोग करेंगे उतना हम लोगों को और मन लगेगा और आगे काम करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ आंसर दिया कीजिए। और हम लोग 1 से लेकर के 45 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग को आज स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 46 से 46 से। देखिए 46 कहाँ चला गया, आ गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास के उद्देश्य में जाना जाता है। देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, या बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, केवल उद्योगों का विकास पर बल देना, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन बनने का तरीका यह है, आप जरूर ऑप्शन को एक बार पढ़ो। ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर से आप क्वेश्चन पर जाओ कि आपके क्वेश्चन कहीं क्या जा रही है। अगर ऐसे करते हो तो गलत होने की चांस 90% कम हो जाती है। तो क्वेश्चन हम लोग तो पढ़ लिया, ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। नियोजित विकास का उद्देश्य, हम लोग चाहते हैं कि उसका विकास हो, तो विकास हो तो इसका फायदा हमें क्या मिलेगी। तो पहले पूछा कि देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, यही विकास हो गई। विकास सिर्फ देश की सुरक्षा बढ़ावा देना होता तब तो सिर्फ फोर्स को ही लोग भर्ती करते, और भी जगह भर्ती करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा तो बात है नहीं, तो देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना ये जरूरी नहीं है। फिर कहता है बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना। हाँ, ये हो सकती है। कारण क्या है, कह रहा है कि बेहतर मानवीय जीवन, जो मनुष्य का जो जीवन होता है और बेहतर हो जाए, इसके लिए हम लोगों को क्या करेगा, वो सुविधा बहाल करेगा। तब हम कहेंगे कि हमारे नियोजित विकास हो रही है। केवल उद्योगों पर विकास पर बल देना, ये भी सही नहीं होगी कि अगर उद्योग ही अगर मान लिया जाए कि विकास होगा सिर्फ उद्योगों का, तो भाई बताइए कि लोग पास नौकरी नहीं होगी, लोग पास रहने के लिए कुछ सक्षम नहीं होंगे, तो कहाँ से कोई सामान खरीद पाएंगे। जब सामान नहीं खरीद पाएंगे तो उद्योग चलेगा क्या, चांस ही नहीं बनता। तो इसलिए कह सकते हैं बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, यही हमारा नियोजित विकास का उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नियोजित विकास का अर्थ क्या है। आखिर क्या है अर्थ इस नियोजित विकास का, पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहता है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, अभी जस्ट इसके पीछे पता चला था। मजदूरों किसानों के लिए संसाधन जुटाना, सिर्फ मजदूर किसान ही हमारे देश में रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए मजदूर और किसान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि और भी हमारे सर्विस सेक्टर्स में लोग आते हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मजदूरों किसानों के लिए संसाधन जुटाना, इसके अलावा और भी लोगों के लिए हम संसाधन को जुटाना काम मेरा है। उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी ज़रूरी नहीं है। उद्योगों को बढ़ावा देना तो ये है, साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का भी हमें बढ़ावा देना है। जैसे हम लोग रहने सहने के भी एक सोसाइटी का बढ़ावा देना था कि हम बढ़िया से रह सकें। फिर कहता है प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व स्थापित करना, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर सरकार का क्या हो जाए, आधिपत्य स्थापित हो जाए, आज सरकार उस पर अपने कैप्चर में ले ले। यही हमको काम है क्या, कि नियोजित विकास का अर्थ नहीं। नियोजित विकास का अर्थ हमने यहाँ सीखा कि बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए जो भी सुविधाएं उसको बहाल कीजिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए में जरा पढ़िए क्या लिखा, उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए क्या करना है, उपयोग लाना है, ठीक है। जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी में हम लोग को ढूंढना है कि हम लोग मानव जीवन कैसे और बढ़िया से कर पाएं। इसके लिए हमारा इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की सत्ता में निम्नलिखित में से कौन सा ही है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता, ठीक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको हमको सफलता बनाना है, तो इसमें से कौन सा सही है। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगा, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। फिर बहुसंख्यक का हमको विशेष महत्व देना है कि बहुसंख्यक में जो है उसको विशेष महत्व दो, और माइनॉरिटी को यानी कि अल्पसंख्यक को भगा दो। ऐसा काम करेंगे लोकतंत्र में, ऐसा नहीं। जो कि आज के जो डेट में बांग्लादेश जो कर रहा है, ये सबसे बड़ा घटिया काम कर रहा है।
उसमें क्या कर रहा है कि बहुसंख्यक जो जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो सब क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी को, जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उसको लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दोहन कर, मतलब कि एक तरह से सता रहे हैं। तो ये चीज़ कहने की चीज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र के नाम पर एक धब्बा हो गया। पहले लोकतंत्र थी जब तक शेख हसीना थी, तो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। लोकतंत्र हम तब कहेंगे चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सभी को वहाँ पर हक बराबर होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, सिख हो चाहे जैन हो चाहे बुद्ध हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी तरह के धर्म हो, सबका वहाँ पर अधिकार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब वो लोकतांत्रिक कहलाएगा। अल्पसंख्यकों का शोषण होगा, ये गलत बात है। लोकतांत्रिक देश में तो अल्पसंख्यक का शोषण होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता बनाने के लिए हमें जनता की भागीदारी की होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, जनता की बहुत जरूरी है कि जनता भी इसमें पार्टिसिपेट करे, तब हम कह सकते हैं कि हमारी हमारी आवाज़ यानी हर एक जनता की आवाज़ सभी देश के हर एक जगह पर जाए, हर एक मतलब सरकार के पास जाए, तो हम कहें कि ये हमारी रियली में लोकतंत्र है। नहीं तो राजतंत्र हो जाएगी, ये तो प्रजातंत्र नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, लोकतंत्र को हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं, ध्यान रखिए। डेमोक्रेसी कहता है पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए। क्वेश्चन क्या है, पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए। ऑप्शन ए है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा, उड़ीसा। पास्को प्लांट जो है भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए कि हमें विकास हो रहा है, ये आखिर कैसे समझें कि विकास हो रहा है, इसके लिए क्या है उपाय। तो कहता है आर्थिक समृद्धि आ जाती है। फिर कही जा रही है क्वेश्चन में कि देखिए विकास की अवधारणा, विकास कैसे हो रही है हम कैसे समझेंगे। तो सही बात है कि आर्थिक समृद्धि यानी सबके पास अगर पर कैपिटा इनकम लोगों के पास ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहें कि नहीं सही में हमारे देश विकास की ओर बढ़ चला। सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए, कि पहले खराब से रह पाते थे, आज उसके रहने के लिए, आज चलने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए अच्छे घर हैं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, खाने के लिए अच्छा भोजन उपलब्ध हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि सामाजिक संरचना और नागरिकों की जो पहले दशाएं थी उसमें अब परिवर्तन आई है। तो ये भी हमारा कह सकते हैं कि विकास की अवधारणा है। असमानता में कमी, पहले क्या था, छुआछूत था, कि कोई भी अगर हरिजन है और कोई बर्जन है, तो बर्जन लोग जब बैठते थे ऊंचा पे, तो हरिजन को कहते थे कि आप नीचे बैठो। तो ये क्या था, असमानताएं थी। फिर दूसरी बात कि आप अगर किसी के घर में जाते हो तो लोग कहते बाहर ही रहिए, बाहर ही बैठिए, ठीक है, या नीचे बैठिए। तो ये आपकी असमानताएं थी। लेकिन अभी जो है असमानता को क्या कर दी गई, कम कर दी गई है, कमी आई है। तो हम कह सकते हैं कि तब हम समझें कि हमारे देश जो है विकास की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी अभी के डेट में हम देख रहे हैं कि देश जो है ना प्रगति पर चल रहा है, देश अभी क्या रहा है, विकास की ओर बढ़ रही है। ठीक है, यानी जब विकास बढ़ रही है कैसे पता चला, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आर्थिक समृद्धि आ गई, दूसरी बात सामाजिक संरचना और नागरिकों की दशा में क्या आ गई, परिवर्तन आ गई, और असमानताओं में कमी आ गई। तो ये सबसे हमको ये पता चला कि ये विकास, हमारे भारत विकास की ओर बढ़ रही है। कह रहा यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया। यूरोपियन देशों जो हैं और अमेरिका में कौन सा ऐसा मॉडल है जो विकास हो रहा है, ये विकास होने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया, ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, उपयुक्त दोनों मॉडल, या फिर मिश्रित विकासवादी मॉडल। कह रहा है इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन से मॉडल को अपनाया गया था जिससे कि यूरोपियन देश और अमेरिका में विकास हो सका। तो देखिए समाजवादी मॉडल से भी नहीं विकास होगा जब तक यहाँ पर पैसा भी होना चाहिए और लोगों के प्रति उदारवादी होना चाहिए, मतलब लोगों को देखरेख भी हो, सामाजिक टाइप का हो। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि उदारवादी के साथ साथ इसके पूंजीवादी मॉडल भी होने चाहिए, और ये अमेरिका और यूरोपियन दोनों के पास ये था, इसीलिए दोनों विकास की ओर पहुंच चुका है और विकास हो चुका। डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है। भारत एक डेवलपमेंट कंट्री है, यानी विकासशील देश है, जबकि वो सब डेवलप्ड है, यानी विकास हो गया, विकसित देश में चला जाएंगे। कौन, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री। सारे यूरोप में सब नहीं है,
याद रखिएगा। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछे गई कि योजना आयोग के संबंध में आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कहता है यह एक संवैधानिक इकाई है। गलत बात है। योजना आयोग कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं था। अगर संविधान में लिखा होता तो उसे हटा करके नीति आयोग नहीं लाया जाता, और फिर नहीं कहते कि हम 3 साल के लिए बनाते हैं, फिर 7 साल के लिए देखते हैं, और फिर हम 15 साल के लिए विजन के लिए देखते हैं। तो ये हम नहीं कर सकते थे अगर संवैधानिक होता तो। ये क्या है, एक गैर संवैधानिक इकाई है। ठीक है, इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ था, ये गलत बात है। कारण क्या है, इसकी हम लोग शुरुआत कब किए थे, 1951 से शुरुआत किए थे, जो 1956 तक चला था पहला, फिर द्वितीय स्टार्ट हुआ था 1956 से 1961 तक। इस प्रकार से हम लोग 12 हम लोग योजना आयोग देख चुके थे। ठीक है, तो इसकी आंसर कौन हो जाएगी, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। यह एक संवैधानिक इकाई नहीं है, यह क्या है, गैर संवैधानिक इकाई है। अब क्वेश्चन है आगे में कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। बताइए, इसमें क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए, जब ये लग जाएगा 1951 में स्टार्ट हो जाएगी, तो 1951 में स्टार्ट हो रही, इसका मतलब 1951 में तो आई नहीं होगी, इसका स्थापना पहले हुई होगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछी जा रही है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। 15 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950 या 15 मार्च 1950। तो इसकी आंसर सही है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को। कहता नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, बताइए। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, क्या ये कुछ चीज़ लागू करता है, क्या ये पैसा निकाल पाता है, नहीं। योजना आयोग से पैसा हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन ये नीति आयोग से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ नीति आयोग का इतना काम है कि देश में क्या हो रहा है, क्या चाहिए, ठीक है, क्या पूरा हो चुका है, ये सारे का डेटा किसको देंगे, प्रधानमंत्री को। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सलाहकारी संस्था है, न कि तानाशाही संस्था है, और न ही प्रशासकीय बाध्यकारी संस्था है कि जो काम हो रही है उसमें ये बाधा उत्पन्न करेगी, ऐसा भी कोई संस्था ये नहीं है। तो ये जो संस्था है कैसा है, सलाह देने वाला, और ये सलाह किसको देता है, प्रधानमंत्री को। कहता नीति आयोग योजना आयोग कब भंग किया गया। क्वेश्चन आपको है, योजना आयोग कब भंग किया गया। याद करिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ चुकी थी। ठीक है, तो ये भंग कब किया गया होगा, इसको जस्ट पहले 2015 में तो भंग नहीं किया गया। जब भंग करेंगे उसके बाद हमारा नीति आयोग आएगा। तो आप क्वेश्चन से आंसर लगा सकते हो कि नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को, तो भंग इसको किया गया होगा 2015 के पहले। तो इसके ऑप्शन आपको कब है, 2014। ठीक है, यानी जब मोदी जी की सरकार जीत करके आई थी, भाजपा NDA, तब ये नीति आयोग आया था योजना आयोग को भंग करके। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण हुआ। अभी जस्ट आपको क्वेश्चन बताया गया कि योजना आयोग खत्म कर करके और नीति आयोग आया था कब, 1 जनवरी 2015। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आयोजन परिषद, नीति आयोग, ज्ञान आयोग। तो इसकी आंसर कौन हो जाएगी, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा संस्था आया था, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, जस्ट हम पहले बताएं, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015 या 2 अक्टूबर 2015। तो इसके आंसर होगी 1 जनवरी 2015 को। सॉरी, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है या नई दिल्ली में, नागपुर में या बेंगलुरु में। सोचिए, नीति आयोग के जब अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होंगे, तो प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, बार बार तो मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु नहीं घूमेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में होगा। कहता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। कौन होते थे, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजना बनाना, कर का निर्धारण करना, कर मतलब टैक्स, कितना टैक्स लगेगा, क्या करना, ये तो वित्त मंत्रालय करता है भाई, योजना एक थोड़ा करता है। राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, कि राज्य के बीच में राजस्व, कितना राजस्व आया। जैसे कि अभी डेट है कि 42% जितना भी टैक्स होता है ना, 2 प्रकार के GST जो होता है ना बाबू, GST 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है SGST, एक होता है CGST। ये वाला कलेक्ट करता है राज्य सरकार, और ये होता है सेंट्रल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब राज्य गवर्नमेंट भी किसको देता है, जाके सेंट्रल को। सेंट्रल के पास अगर राज्य ने दिया पैसा 100 रुपया, तो केंद्र कहता है
कि भाई 100 रुपये तुम दियो ना, हम तुमको कितना देंगे, 42 रुपये लौटाएंगे। तो 42% ही राजस्व आता है लौट करके राज्यों के पास। लेकिन अब इसे बढ़ा करके कही जा रही है कि 44% करेंगे। अब कहेगा सर 2% में बढ़ रहा है, भाई 2% बहुत होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर टैक्स आते हैं, और उसका 2% निकाल लो कितना हो जाएंगे। तो राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना ये भी योजना आयोग का कार्य नहीं था। पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के बीच में बैठक करना ये तो बिल्कुल नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, पंचवर्षीय योजना बनाना कि हमें 5 साल में कितना आय कितना व्यय होगा, उसके तहत कौन कौन से हम काम पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से अधर में अटका हुआ उसको पूरा करना है। ये सब योजना आयोग के प्रमुख काम थे, यानी कार्य थे। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन सदस्य यानी कि देखिए, मंत्रिपरिषद के कुछ मेंबर को रखेंगे, लेकिन क्या वो पूरा काम करेंगे? नहीं। तो पदेन सदस्य इसमें कौन थे? वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री। देखिए ये तो उसमें होंगे ही, ये तो ये भी होंगे। तो इसमें हम इस मंत्री को बुला सकते हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री इसके क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से हुई थी? भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? पहला, योजना समिति के सिफारिश पे नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत, या नियोजन सलाहकार समिति के, या आर्थिक कार्यक्रम समिति के, या राष्ट्रीय विकास समिति के। देखिए ये योजना जो भी नियोजन प्रक्रिया जो किया गया था ना, ये किया गया था आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर कि ऐसी भी कोई प्रक्रिया आनी चाहिए, ठीक है। किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? आपको ये पहले बताया गया है, ठीक है। ये कब हुई थी? 1928 में ही विश्व में पहला ऐसा कोई देश था जिसने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, और वो देश कोई और नहीं, सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ। तो हम कह सकते हैं सोवियत संघ के भांति ही हम लोग अपने देश में क्या लगा दिए? पंचवर्षीय योजना ला दिए थे। कहते विकास में पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? बताइए, किसका नियंत्रण होता है? निजी क्षेत्र का। विकास के पूंजीवादी मॉडल चाहिए, पूंजीवादी मॉडल में पूंजी का एवं विकास का नियंत्रण किसका होता है? निजी क्षेत्र का, राज्य का, समाज का, उपयुक्त सभी का। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको निजी क्षेत्र का ज़्यादा नियंत्रण होता है। कहता भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग सब समझ सकते हो कि सभी के पास बराबर भूमि नहीं था, किसी के पास था बहुत तो किसी के पास एकदम नहीं था। तो वो क्या हुआ कि भूमि सुधार करना पड़ा, और 1951 में जैसे ही भारत सरकार में गणतंत्र हुआ, भारत रिपब्लिक हुआ, उसी पर तुरंत ही ये भूमि सुधार लाया गया था। तो पहली बात, भूमि संरक्षण के लिए गलत बात है, कोई भूमि को बचा के रखेंगे कि भूमि जितना खेती करे उतना खराब होता है, ऐसी बात नहीं थी। कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, सही बात है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ समता मूलक समाज यानी सभी को बराबर जमीन मिल जाए, उसके लिए ही यह स्थापना की गई थी भूमि सुधार की। किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए, गलत बात, ये सब नहीं थी। सरकार की भूमि पहचान के लिए भी नहीं थी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक है, जो कि आपका 65 तक ही है, और इसके बाद इसमें ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट पहले कर चुके हैं कि अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो ठीक लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कभी ना भूलें, और कर ही दें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।